नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेजिटेशन। यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट, मैंग्रोव रिपोर्ट, इन सारी चीजों को और जितने भी नेशनल पार्क अभ्यारण्य उन सारे टॉपिक से, यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी मैटर है वो सारे का सारा मैटर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जहां पर हम टॉपिक्स और पीपीटी यानी कि एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के उन सारी चीजों को यहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं जरा। मैंग्रोव वनस्पति के कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही का क्रम मतलब होता है कि छोटे से बड़े का क्रम आपको बताना होता है। तो यहां पर आप छोटे क्रम से किधर जाएंगे, बड़े क्रम में बताएंगे, शॉर्टेस्ट टू हाईएस्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको यह बताना है, याद रखना है। तो भारत में ये 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से आप आंसर लगा सकते हो। तो वर्ष 2023 की जो नई रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, हालांकि ये क्वेश्चन आपका 2021 का है और यहां पर जो क्वेश्चन दिया है वो 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से दिया। मैं आपको डाटा यहां पर 2023 की, तो इस क्वेश्चन को हम 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से करेंगे, लेकिन आंसर हमारा सही आ जाएगा। उसी हिसाब से सारे ये सेट किए गए। तो सबसे ज्यादा जो वन है मैंग्रोव वो आपको किस राज्य में मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो आपको पश्चिम बंगाल में और सबसे कम जो मिलता है वो गोवा में। यानी कि हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा वो गोवा से स्टार्ट होगा। तो पहला जो ऑप्शन आएगा वो गोवा आएगा, यानी कि हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा ए आना चाहिए, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं आएंगे, बी और डी ऑप्शन आएगा। लास्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा डी। तो लास्ट ऑप्शन में देखेंगे यहां डी दिया, यहां डी, इसको तो पहले ही आउट कर चुके हैं, तो ये आउट हो गया और यहां से ये आउट। तो आंसर क्या बचा आपका बी। तो जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे राज्य पता होना चाहिए, आपको बेटा केवल इतना याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां मिलता है और सबसे कम मैंग्रोव कहां मिलता है। तो भारत में ये कुछ राज्य हैं, जैसे सबसे पहला जो राज्य आता है वो पश्चिम बंगाल आता है, दूसरा स्थान गुजरात का है, तीसरा आंध्र प्रदेश में, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा उड़ीसा, छठवां तमिलनाडु और सातवां गोवा। ये मोस्ट टॉप स्टेट है जहां पर क्या है सबसे ज्यादा मैंग्रोव वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। और पूरे भारत के अंदर ये जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो आपको पश्चिमी तट और पूर्वी तट, यानी कि ये पूरे पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर आपको मैंग्रोव वेजिटेशन देखने को मिलता है। अब ओवरऑल में सबसे बड़ा स्थान बेटा किसका आता है, पश्चिम बंगाल का। और अगर केवल यहां से आ जाए कि पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां पर है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा हमारा पश्चिम बंगाल, सॉरी पूर्वी तट पर। और अगर आपसे बेटा ये आ जाए कि पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां पर है, तो पश्चिमी तट में कौन सी राज्य मिलेगा, यहाँ पर गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा पहले कौन सा आएगा, गुजरात का। तो यहाँ पर पहला आंसर किसका आएगा, गुजरात का। तो पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव गुजरात में, पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। अगर पूरे राज्यवार हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव है वो कहां पर है, 42.25% जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में। उसके द्वारा दूसरा नंबर आता है 23.32 के साथ किसका, गुजरात स्टेट का। और तीसरा स्टेट अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का नंबर आपको मिलेगा लगभग 8.44। देखो अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश को ऐड कर लिया जाए तो अंडमान निकोबार, तो अगर हम यहाँ पर अंडमान निकोबार को ऐड कर लेंगे तो अंडमान निकोबार का एरिया आपका 12% है। तो यहाँ पर पहले जो ऐड होगा वो आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग आएगा। तो यूटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मिलता है। सबसे कम क्षेत्रफल देखेंगे तो 0.8, तो 0.8 देखेंगे तो दादर नागर हवेली, दमन दीप और पुदुचेरी। तो 0.8 में 3 स्टेट आते हैं, दादर नगर हवेली, दमन दीप और पुदुचेरी। और स्टेट में देखेंगे तो सबसे पहले कम जो है 0.63 में क्या मिलेगा आपको, गोवा स्टेट मिलेगा। तो ये कुछ स्टेट आपको याद रखनी है। भारत में जीव मंडली अरण्यों या अभ्यारण्यों को राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अभ्यारण्य या नेशनल पार्क दिए हुए हैं, जैसे मेघालय में नौक्रेक, जम्मू कश्मीर में शीत, उड़ीसा में सिमलीपाल, तमिलनाडु में शेषाचलम। कौन सा सही उत्तर का चयन करें। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही आएगा। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर मेघालय, तो नौक्रेक जो है वो मेघालय में अगर आप जाएंगे तो मेघालय में गारो पहाड़ी। तो मेघालय स्टेट के अंदर एक पहाड़ी मिलती है आपको, 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया।
जो गारो पहाड़ी है, इस गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम ही क्या है? नॉकरेक। तो मेघालय के पठार में स्थित गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो नॉकरेक। तो नॉकरेक हमारा कहां पर है? तो नॉकरेक आपका मेघालय में स्थित है। जो कोल्ड डिजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड डिजर्ट जो है ये हमारा लद्दाख में स्थित है। तो कोल्ड डिजर्ट कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। तो इसलिए ये आंसर हमारा क्या होगा यहां पर? बिल्कुल गलत होगा। सिमलीपाल उड़ीसा में ये भी सही है। शेषाचलम तमिलनाडु में नहीं, ये शायद कर्नाटक वगैरह में मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगर आपको नहीं भी पता लग रहा है तो आप बाकी के ऑप्शन से आंसर निकालें। मान के चलो कि मुझे नहीं मालूम पड़ रहा कि ये तमिलनाडु यहां पर सही है या गलत है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से सही है। तो यहां पर आपको पता है कि ए तो बिल्कुल सही है, तो ए वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। इसमें ए दिया है, इसमें भी ए दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके अपने आप ही हट जाएंगे। एक के साथ दो ऑप्शन है बी या सी, बी को हम ऑलरेडी हटा चुके हैं तो ये भी आपका हट जाएगा। तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? तो एक ही ऑप्शन बचता है ए और सी, तो सी आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। तो जरूरी नहीं होता है कि आपको सारा नॉलेज हो, सारा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कुछ चीजें अगर आपको 50% भी अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा? सी। फिर यहां पर कालेसर, निमेरी, मोल्लेम और मुरलेन, ये कुछ आपके जो नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो यहाँ पर असम, गोवा, मिजोरम, हरियाणा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कालेसर है ये आपका कालेसर हरियाणा के अंदर मिलता है। तो याद रखने का सिंपल तरीका, यहाँ काला दे रहा है और यहाँ पर हरा दे रहा है, दोनों ही कलर हैं। तो काला और हरा, कालेसर कहां पर होगा? हरियाणा में स्थित होगा। तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा कालेसर कहां पर है? हरियाणा में। तो यानी कि ए का आंसर होगा 4। तो 4 आपका यहां पर दिया हुआ है, 4 यहां पर दिया, तो ये दो ऑप्शन हटा देते हैं। तो जैसे ही 4 आएगा तो बी और सी, और सी का फिक्स हो गया। देखो बेटा, सी का फिक्स हो गया कि सी का 2 होगा, तो सी का अपन 2 लगा लेते हैं। तो जो मोलेन है ये आपका गोवा में स्थित है, तो सी का 2 फिक्स हो गया। अब बचता है हमारे पास नमेरी और मुरलेन का, कि नमेरी और मुरलेन में क्या सही आंसर आएगा। तो बी का जो आएगा, नमेरी जो है ये असम में स्थित है। तो नमेरी कहां पर स्थित है? असम में। तो बी का 1 हो जाएगा। और डी का बचा आपका 3, कौन सा? मुरलेन। तो मुरलेन आपका कहां पर है? मिजोरम में स्थित है। तो मां से मिजोरम आ जाएगा, मां से मिरलोन आ जाएगा। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा बेटा? यहां पर बी, बॉम्बे सही आंसर निकल कर आएगा। तो ये मैंने कुछ नॉर्थ ईस्ट के सारे नेशनल पार्क्स आपको अलग से दे दिए हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे असम के अंदर कांजीरंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानस, नमेरी, औरंग, औरंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। औरंग आपका यहाँ पर शायद सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी है। औरंग भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर आपको मिलता है। और डिब्रूगढ़, डिब्रू से गोवा, तो डिब्रू तो वैसे ही आपको याद होता है असम में, नमेरी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो कांजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंग, डिब्रू, ये सब कहां पर है? असम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पर नामदफा और मॉलिंग, तो नामदफा, मॉलिंग दोनों कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मेघालय में एक ही मिलेगा, बालफक्रम, और इसके अलावा मणिपुर में केवल बालफक्रम और नौकरी, ये दो मेघालय में मिलते हैं। केबुल लामजाओ जो एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और मिजोरम के अंदर आपको मिलेगा, देखो ये मुरलेन दिया हुआ जो हमारा ऑप्शन में था। और फांगपुई, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ये भी मिजोरम में। नागालैंड में इंटांकी मिलेगा, यहाँ इसको टांगकी भी बोल देते हैं। और त्रिपुरा के अंदर बिसोन और क्लाउडेड लेपोर्ड, और सिक्किम के अंदर आपका खेचो जोंगा, सॉरी कंचनजुंगा करके आपको मिल जाएगा। कहां पर? सिक्किम के अंदर। ये कुछ आप यहां पर याद रख सकते हो कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं? पूर्वी घाट, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। देखो अगर उष्ण कटिबंध दिया हुआ तो उष्ण कटिबंध में भी क्या होता है, आपको ह्यूमिड और एरिड दोनों तरीके से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर एवरग्रीन आ रहा है, तो एवरग्रीन मतलब है यहाँ पर ये ह्यूमिड फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ड्राई की बात नहीं कर रहा है। तो ये सदाबहार वन है तो ह्यूमिड है, तो ह्यूमिडिटी भारत में जो मिलती है वो पश्चिम बंगाल में मिलेगी। ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान होगा वो हमारा कौन सा होगा? पश्चिमी घाट होगा। तो इसका सही आंसर क्या निकल कर आएगा? पश्चिमी घाट निकल कर आएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? ये सारा डेटा मैंने आपके लिए दे दिया है, आप सिर्फ इसको जब पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको पीडीएफ से इसको एक बार रीडिंग कर लेना, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है।
भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सुंदरवन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय मानी, ज्वारीय या पर्वतीय वन। तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं, टाइडल फोर्स होते हैं, यानी कि ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? टाइडल फोर्स, ज्वारीय फॉरेस्ट का ही एक पार्ट होता है आपका सुंदरवन। सुंदरवन का जो नाम है, ये जो आपका सुंदरवन डेल्टा है, जो हम सुंदरवन डेल्टा देखते हैं, तो इसी सुंदरवन डेल्टा रीजन में एक वृक्ष पाया जाता है जिसको कहते हैं सुंदरी। तो इसी सुंदरी वृक्ष के कारण इसको बेटा क्या कहा जाता है? सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। और ये क्या एक प्रकार का हमारा ज्वारीय वन है, यानी कि एक टाइडल फोर्स है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। जैसे हमें पढ़ना सिर्फ इतना होता है, भारत में एक ज्वारी प्रदेश में पाए जाते हैं इस प्रकार की पत्तियां, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। ज्यादातर जो ज्वारी वन है, जो टाइडल फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये ज्यादातर हमें क्या होते हैं, नदियों के मुहाने में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ प्रजातियां पाई जाती है, जैसे आप देखेंगे इनमें मैंग्रोव, देखो ये मैंग्रोव भी यहीं पर आ गया, गौरैन, ताड़, सुरीना, नारियल, फोनिक्स, सुंदरी ट्री आ रहा है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरी वृक्ष के नाम के कारण इसको क्या कहा जाता है? सुंदरवन के नाम से कहा जाता है। इन वृक्षों की जो लकड़ी है वो पानी में रहने के कारण काफी ज्यादा होती है और छाल इनकी ठोस हो जाती है। इनका प्रयोग चमड़ा पकाने या उसको रंगने में किया जाता है। तो ये चीजें आपको घर पे थोड़ा सा पढ़ लेना, नाम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में 80% से ज्यादा वन क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है जहां पर 80% से ज्यादा एरिया फॉरेस्ट में कवर है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर क्या निकल कर आएगा? तो इसका सही निकल कर आएगा मिजोरम। देखो सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आता है कि 80% से ज्यादा, यानी कि प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? प्रतिशत का मतलब होता है छोटा राज्य होगा, एक मान लो इतना बड़ा राज्य है और उसमें इतने ज्यादा फॉरेस्ट है, और ये इतना बड़ा राज्य और इसमें इतने ज्यादा फॉरेस्ट है। तो ये देखोगे तो इसने इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हो सकता है ये 50% एरिया कवर कर रहा हो, लेकिन ये पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 80% एरिया कवर कर रहा। तो छोटे राज्यों में अगर फॉरेस्ट ज्यादा है तो वहां का प्रतिशत क्या होता है? ज्यादा निकल कर आता है। तो इसलिए सही आंसर क्या आएगा? मिजोरम। तो प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट मिलता है। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है। तो 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो भारत में 7,15,342 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट मिलता है, यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.76% पर हमें फॉरेस्ट मिलता है। 2021 में जो फॉरेस्ट था वो 7,15,186 था, अब बढ़कर आपका 7,15,342 हो गया है, यानी कि 21.76% हो गया। तो जिसमें जो 1.56.41, तो 156.41 वर्ग किलोमीटर की फॉरेस्ट में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश और तीसरा स्थान आता है छत्तीसगढ़ का। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में प्रतिशत मिलता है, दूसरा स्थान मिजोरम का आता है, तीसरा स्थान अंडमान एंड निकोबार का आता है। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो प्रतिशत का मतलब उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर निकाला जाता है और एरिया का मतलब होता है कि कहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग स्क्वेरल निम्नलिखित में से किस जीवाश्म मंडल में, या इसको उड़ने वाली गिलहरी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? उड़ने वाली गिलहरी। चमगादड़ की प्रजाति से जुड़ी हुई है उड़ने वाली जो गिलहरी है, उड़ने वाली गिलहरी को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग स्क्वेरल। तो फ्लाइंग स्क्वेरल जो है ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो फ्लाइंग स्क्वेरल आपको कहां मिलती है? मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलती है। अगला है राष्ट्रीय वन नीति 1952 में भारत में वनों को किन नई 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? सामान्यतः 3 श्रेणियां मिलती हैं सबसे ज्यादा, जैसे एक होते हैं संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक होते हैं आपके राष्ट्रीय वन और एक होते हैं आपके ग्राम वन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन 1952 में दिया गया था राष्ट्रीय वन नीति में। वनों के वर्गीकरण के कई आधार होते हैं, कई तरीकों से वनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन ये वर्गीकरण 1952 की नीति के आधार पर पूछा गया है। तो उसमें संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन है। अब ऑप्शन में वृक्ष भूमि दिया हुआ तो इसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वर्गीकरण नॉर्मली 3 मिलते हैं, चौथा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां लिखा हुआ 1952 में कुल 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था। संरक्षित वन
जो परिस्थिति तंत्र के आवश्यक वन होते हैं। राष्ट्रीय वन ऐसे वन जिनका उपयोग आर्थिक गतिविधियों में किया जा सकता है। ग्राम वन ग्रामों की जरूरत के लिए होते हैं। तो इस नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में 60%, मैदानी क्षेत्रों में 25% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। वृक्ष भूमि किसे कहा जाता है? इन वनों का विकास देश की भौगोलिक आर्थिक स्थिति के लिए किया जाना चाहिए। इन्हें रोपित वन भी किया जाता है, यानी कि इनको क्या कहा जाता है? रोपित वन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वनों के मुख्य वृक्षों में से एक है? तो यहां पर आपको ये सबसे टफ होता है, ये जो पोर्शन होता है ये आपका सबसे टफ पोर्शन माना जाता है कि आपको जब किसी वृक्ष की प्रजाति को पहचानना पड़ता है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? मेजर ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल आ रहा है, लेकिन मोस्ट डेसिड्यूस मतलब ये एक तरीके से जैसे ही मोस्ट डेसिड्यूस आ जाए तो समझ लेना ये सदाबहार टाइप की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे देवतार जो आपका फॉरेस्ट फोर्स पर्वतीय वनों से जुड़ा हुआ है, शाहतूत सी, ये आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क में आते, टीक इसमें आ जाएगा। तो साल, सागौन, टीक जो हैं ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत आते हैं। वो भी कौन से? सदाबहार वनों के अंतर्गत ये आते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो ये दो तरीके से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को एक मोस्ट डेसिड्यूस में डिवाइड करते हैं और एक ड्राई डेसिड्यूस में। जैसे सागौन, साल, ठीक मतलब होता है सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये सब आपके ड्राई में मोस्ट में आते हैं। तेंदु, प्लास, अमलतास, बेर, खैस, धुर्रा, ये सब क्या आते हैं? ड्राई में आते हैं। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा कहां पाया जाता है? तो सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा क्या है? एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, मैंग्रोव है, शुष्क पर्णपाती वन है या अल्पाइन फॉरेस्ट है? तो इसमें आप सही आंसर क्या लगा सकते हैं? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके जैसे सुंदरबन आ गया तो मतलब टाइडल फॉरेस्ट की बात हो रही है, और टाइडल फॉरेस्ट आ रहा है तो टाइडल फॉरेस्ट की एक प्रजाति होती है जिसको कहते हैं मैंग्रोव प्रजाति। तो आप इसमें मैंग्रोव आंसर लगा सकते हैं। तो अगर भारत के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात की जाए, अगर भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात की जाए तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका पूर्वी घाट में भी पाया जाता है। पश्चिमी घाट में जो पाया जाएगा ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला स्टेट में पाया जाएगा, और पूर्वी घाट में जो पाया जाएगा तो पूर्वी घाट में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु स्टेट में पाया जाएगा। पश्चिमी घाट में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं वो 1538 मिलते हैं, 1538 वर्ग किलोमीटर में, ये अभी छोड़ देना इसको। और पूर्वी घाट में जो मिलते हैं वो 2845, यानी कि पूर्वी घाट में क्या है ज्यादा मिलता है, पश्चिमी घाट में कम। और अंडमान निकोबार में अलग से याद रखना 608। टोटल अगर हम देखे जाए तो 4991 या 4992, इसको मोटा मोटा राउंड फिगर आप याद रख सकते हैं। तो इतने क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है 2023 की रिपोर्ट। तो 2023 में जो रिपोर्ट आ रहा है वो 4991 या 92 वर्ग किलोमीटर आ रहा है। 2021 में 4991 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि भारत में फॉरेस्ट का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो कुछ वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट हमारा क्या हो गया है? कम हो गया। तो 11-12 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट में क्या लॉस देखने को मिलता है। कौन सा एक मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो याद रखेंगे तो मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों या डेल्टा में पाए जाते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा में, महानदी, खंबात की खाड़ी सब जगह मिल जाएंगे। तराई वाले क्षेत्र में नहीं मिलेंगे, तो सी आंसर आएगा तराई, क्योंकि तराई क्षेत्र में कहाँ मिलता है? तो तराई क्षेत्र में हिमालय के फुटिल में मिलता है, वहां पर दलदली वन मिल जाएंगे। लेकिन वहां पर आपको मैंग्रोव हमेशा याद रखना कि जब भी मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा ये आपको या तो पश्चिमी तट पर मिलेगा या फिर आपको ये पूर्वी तट पर ही मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए मैंने और भी ऐड कर दिया। तो पश्चिमी घाट में -18.93% की कमी आई है, यानी कि 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कम हुआ है। और पूर्वी घाट में क्या हुआ है? +16, यानी कि यहां पर क्या हुआ है? वृद्धि। तो हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट में फॉरेस्ट में कमी आई है और पूर्वी घाट में फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है। और अंडमान निकोबार में 4.65 की क्या हुई है? कमी आई। तो कमी जो हमारी हो गई वो 1893 यहां कमी आ रही है और 4.65 आपकी यहां पर कमी आ रही। तो 5 और 3 8, 9 और 6 आपके 15, और ये पॉइंट आ जाएगा 13 और ये लगभग 23। तो 23.58 की लगभग क्या हुई है? टोटल कमी आई है।
और वृद्धि कितने की हुई है, 16 की। तो 2358 की क्या हो गई हमारे पास, वृद्धि कमी हो गई। और इसमें से जो प्लस हुआ है उसको भी माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस में चला जाएगा, तो ये आपका 16.15 भी माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 5 गए कि ये 4, और ये लगभग आपके 13 में से 6 जाएंगे, लगभग आपके 7 बचेंगे, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो 7.41 लगभग आएगा आपका, नहीं कुछ कम आएगा इसमें, मुझे गड़बड़ हो गया यहाँ पर कुछ। तो जो भी है इसको एक बार टोटल कर लेना जो भी होगा। तो कुल मिला के याद रखना कि जो भी है यहाँ पर देख लेना आप टोटल करके। तो जो वृद्धि हुई है यहाँ पर 18 की कमी हुई है, यहाँ पर कमी हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के भारत के फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2021 के आंकलन की तुलना में देश के मैंग्रोव कवरेज में वर्ग किलोमीटर की कमी आई। तो यहाँ पर डेटा निकाल लेना कि कितना डेटा आ रहा है, तो वो आपका ये यहाँ से निकाल सकते हो। देखो 4,991 था, यहाँ पर आपका 4,992 बचा हुआ है। तो ये आपका बचेगा लगभग 6, और ये लगभग 0, ये लगभग इतना आ जाएगा 4,991। तो 0.6 के कुछ लगभग आएगा। तो इतनी हमारे फॉरेस्ट में क्या हुई है, कमी देखने को मिलती है। तो खास तौर पर याद रखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या डिफरेंस निकल कर आता है। ठीक है, ये 0.43 निकल कर आएगा, कुछ ये लिखा हुआ यहाँ पर, ये लगभग वही आ रहा था। तो 7.43 की लगभग कमी आती है। ठीक है, एशिया में मैंग्रोव वनों का अधिकतम सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन है वो भारत के अंदर ही पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा, भारत। ये डेटा आप देख लेना एक बार, ठीक है, ये इसको प्लस माइनस करके आप लोग अच्छे से देख लेना, डाटा यही है, बस इसको अच्छे से ये प्लस माइनस कर लेना। मेरा थोड़ा मैथ खराब है, तो ये आप लोग एक बार इसको प्लस माइनस कर लेना, ये सही है 7.43। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। ऊंचाई पर पाए जाने वाले उष्ण घास के मैदान यहाँ पर थीरिया ग्रीष्म काल में प्रवास करने आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है, बुंग्याल। दून जो होती हैं ये घाटियों के नाम होते हैं। जो बुंग्याल और पयाल करके जो मिलते हैं, ये आपको उत्तराखंड में पाए जाने वाले क्या हैं, घास के मैदान हैं। तो बुंग्याल और पयाल क्या है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली घास की मैदान है। और ऐसे घास के मैदान आपको जो एक मर्ग के नाम से भी घास मिलती हैं, जो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास को प्रवास करते हैं, इसे बुंग्याल कहते हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिम मध्य भारत में दून तथा पूरब में द्वार कहा जाता है। तो ये घाटियों के नाम है, ये घाटियों के लिए लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट था वो घास के ऊपर था, जिसको क्या कहा जाता है, बुंग्याल या पयाल के नाम से कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसको बनाया गया था? तो नीलगिरी भारत का क्या है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या मिलेगा आपको, नीलगिरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर कहां पर है, ये तो आपको पता ही है। नीलगिरी कहां पर है, नीचे जो आपको नीलगिरी का क्षेत्र यहां देख लेते हैं। तो नीलगिरी का क्षेत्र जो है ये आपको दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर एक पर्वत मिलता है, जिसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी, नीलगिरी इसलिए कहते हैं क्योंकि नील का मतलब होता है यहाँ पर ब्लू, और गिरी का मतलब होता है माउंटेन। तो इस माउंटेन में ब्लू कलर के जो फूल हैं वो सबसे ज्यादा निकलते हैं, तो इसलिए इसको नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, नंदा देवी आप जानते हैं उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, ये ऑलरेडी आपको पता ही रहता, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो अभी देख चुके हैं, ऑप्शन में दिया हुआ था सिमलीपाल कहां पर दिया हुआ है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर किस स्टेट में स्थित है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा स्टेट में स्थित है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, उड़ीसा। तो इस तरीके से आपको फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यूनेस्को ने मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के आधार पर कौन से बायोस्फीयर को विश्व नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है जो विश्व नेटवर्क में नहीं आता है, यानी कि यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है? तो मन्नार की खाड़ी तो आता है, नीलगिरी पहला बायोस्फीयर ये भी आता है, सुंदरबन भी आता है, लेकिन शेषाचलम नहीं आता। शेषाचलम यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यूनेस्को के मेन कार्यक्रम के आधार पर शेषाचलम नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो मैंग्रोव वनों के लिए विख्यात है।
अगला है कौन सा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। तो पश्चिमी घाट में ही हमें क्या मिलते हैं, मुख्यतः हॉटस्पॉट क्षेत्र मिलते हैं। तो अन्नामलाई, नीलगिरी, सुंदरबन और साइलेंट वैली। सुंदरबन जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और पश्चिम बंगाल जो है हमारा ये पूर्वी घाट में स्थित है, यानी कि पूर्वी तट पर स्थित है। तो सी आंसर ही आ जाएगा। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं ये हम जानते हैं दक्षिण भारत में अन्नाई मुदी जो चोटी मिलती है, तो अन्नाई मुदी की चोटी, तो ये अन्नामलाई की चोटी जो मिलती है वो अन्नाई मुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। साइलेंट वैली आप जानते ही हैं, शांत घाटी आपकी केरल में स्थित है। तो भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, इंडो ब्रह्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र यानी कि निकोबार का क्षेत्र। जबकि पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट क्षेत्र में अन्नामलाई, नीलगिरी और साइलेंट वैली आते हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है, तो जो पश्चिम का सुंदरबन है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो बताएं जल्दी। तो पर्यावरण सुरक्षा, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। तो ये एक्ट आपका 1986 में पास किया गया था। कब पास हुआ था? 1986 में। तो 23 मई 1986 को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था, जिसमें 1972 में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन के बाद हर 5 जून को क्या मनाया जाता? पर्यावरण दिवस मनाया जाता। तो जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है ये 1980 में आया था, और पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के साथ जुड़कर आएगा, ये 1972 में। इसलिए प्रत्येक 5 जून को क्या मनाया जाता? पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता। अगस्त्यमलाई जैव मंडल कहां पर स्थित है? अगस्त्यमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित? ये अगस्त्यमलाई की एक आपको पहाड़ी मिलती है। तो अगस्त्यमलाई की क्या है? कुछ पहाड़ियां हैं जो दक्षिण भारत के अंदर आपको मिलती हैं। तो सिक्किम तो आंसर नहीं होगा, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक में लगा सकते हो। तो अगस्त्यमलाई की जो पहाड़ियां ये किस स्टेट में स्थित है? केरल स्टेट में स्थित है। शायद जो कार्डमम की पहाड़ी मिलती है उसी कार्डमम की पहाड़ी की ऊंची चोटियों में आपको अगस्त्यमलाई की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगस्त्यमलाई जयमंडली आरक्षित क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में ये देखो लिखा हुआ यहाँ पर कार्डमम पहाड़ियों का विस्तार है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अगस्त्यमलाई। ठीक है, कार्डमम को हम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगला कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे बांदीपुर, दुधवा, शिमला और सरिस्का। तो इसमें हम सिमलीपाल पढ़ चुके हैं 1-2 बार। जैसे उड़ीसा राज्य में स्थित है, यहां से निकाल सकते हो, तो सी का 2 आना चाहिए। तो सी का 2 अगर आप देखोगे तो इनमें से सी के 2 को पहचान लेते हैं। तो सी का 2 यहां पर दिया हुआ, तो ये दोनों आंसर तो नहीं आएंगे। बांदीपुर की अगर हम बात करेंगे तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में स्थित है। तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, तो यानी कि ए का 3 आएगा। तो ये मैंने गलत क्रॉस कर दिया ना, यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस होना था। सी का 2 यहाँ पर दिया हुआ था, ये पहचानना था सी का 2, ये तो क्रॉस हो रहा है। और बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में, यानी कि ए का 3 आ जाएगा। सिमलीपाल लगा गया, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, तो ये आप 4 लगा सकते हैं, बी का 4। और सरिस्का कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, तो डी का 1, तो यानी कि बी बॉम्बे इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर बेटा आप क्या निकाल सकते हैं? बी बॉम्बे सही आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सरिस्का राजस्थान में। तो ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप उनको रिपीट करते रहेंगे तो कुछ नेशनल पार्क तो आपको वैसे ही याद हो जाते हैं। सारे नेशनल पार्क करना, क्योंकि 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क आपको मिलते हैं जिनको याद करना पॉसिबल नहीं होता। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने भारतीय वनों का वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? तो एच जी चैंपियन ने। तो वनों के वर्गीकरण की जो पहली योजना आई थी वो एच सी चैंपियन ने ही यहाँ पर योजना प्रस्तुत की थी। एक फैक्चुअल डाटा होता है, इसको आप याद रख सकते हैं। सागौन, चंदन, देवतार और महोगनी, यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट दिए हुए हैं और आपको दिया हुआ है कि आपको पहचानने कि इसमें क्या सही आंसर होगा। तो जैसे आप देखेंगे तो सागौन की अगर हम बात करेंगे तो सागौन टीक, यानी कि ये अधिक वर्षा, यानी कि ये आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आर्द्र क्षेत्रों का मतलब ये एक प्रकार के क्या हो सकते हैं? मानसूनी वनों की कैटेगरी में आ सकते हैं।
दूसरा, अगर हम देवदार की बात करेंगे तो देवदार, तो पहले तो ए का 3 ढूंढ लो कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए का 3 दिया हुआ है, यहाँ पर ए का 2, ए का 4 और ए का 2। तो मुझे लग रहा है कि ए के 3 से ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, तो ए आपका यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ए का 3 दिया, बी का क्या हो जाएगा, तो चंदन के लिए कौन फेमस होगा, कर्नाटक। फिर सी का 4 हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और महोगनी आपका उष्ण कटिबंधीय। एक ऑप्शन अगर आप पकड़ ले अच्छे से तो उसी से सारा ऑप्शन आपका, कोड वाले क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। ठीक है, तो सागौन मानसूनी है, चंदन कर्नाटक में है, देवदार जम्मू कश्मीर में, महोगनी उष्ण कटिबंधीय। मैंग्रोव के अंतर्गत निम्नलिखित में से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो वन है वो गुजरात में, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। दूसरा नंबर गुजरात का आता है। तो पश्चिम बंगाल आपका कहां पर है, ये पूर्वी तट पर स्थित है और ये पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिमी तट में क्या पाए जाते हैं, तो पश्चिमी तट में जो पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, तो यहां पर पूर्वी तट में जो पश्चिम बंगाल, और पश्चिमी तट में सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे, गुजरात स्टेट के अंदर पाए जाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक। अगला देखें जरा, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये सारा डेटा मैंने लिख दिया। यहाँ पर कुछ राज्यों का जो मेन डेटा था, जैसे वेस्ट बंगाल में तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद फिर नंबर आता है गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक। ये उनका पूरे का पूरा मैंग्रोव का डाटा दिया। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 42% सबसे ज्यादा यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, नेट चेंज क्या हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। सिंपल याद रखना कि जो पश्चिमी तट है वहां पर जो रिजल्ट है वो नेगेटिव मिलता है, और पूर्वी तट पर आपको रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव मिलेगा। जैसे गुजरात में रिजल्ट देखोगे नेगेटिव मिलेगा, ये पूर्वी तट पर है। और आंध्र प्रदेश फिर पश्चिमी तट पर है, यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव है। और उसके अलावा महाराष्ट्र पूर्वी तट पर है, यहाँ का रिजल्ट पॉजिटिव है। तो यहां पर क्या करना है, आपको दो तीन चीजें समझनी होती। क्या समझना होता है कि सबसे ज्यादा वन कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, जहां का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। और पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा गुजरात है, जहां का जो नेट चेंज हुआ है वो कैसा है, एक नकारात्मक स्थिति में है। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव मिलता है वो कहां पर मिलता है, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव वो आंध्र प्रदेश में मिलता है फर्स्ट नंबर पर। और दूसरे नंबर पर जो आपको मिलता है वो महाराष्ट्र में। तो पॉजिटिव स्थिति में तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव की वृद्धि आंध्र प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर मैंग्रोव की सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर देखी गई है, महाराष्ट्र में देखी गई है। सबसे ज्यादा कमी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कमी कहां पर हुई है, तो वो गुजरात राज्य में हुई है। ऐसा कौन सा राज्य जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, सेम का सेम है, तो वो तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का सकारात्मक या नकारात्मक, मतलब ना तो वनों में वृद्धि हुई है और ना ही वनों में कोई कमी आई है। ऐसे केरल के अंदर जाएंगे और अंडमान निकोबार का खासतौर पर याद रखना। अंडमान निकोबार में 608 वर्ग किलोमीटर में वन मिलते हैं, मैंग्रोव मिलते हैं, जिसमें से -4.65 की क्या है, कमी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटरी के अंदर जाएंगे तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव हमें अंडमान निकोबार के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन वहां पर भी क्या है, -4 की नकारात्मक वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क स्थित है। तो क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, तो ये आपका असम राज्य में स्थित है क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क। नहीं, असम में नहीं, ये त्रिपुरा लगाना। तो क्लाउडेड लियोपोल्ड जो पार्क है ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। एक बार इसको चेक कर लो जरा, क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क को एक बार चेक कर लो, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसको एक बार देख लेना। क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क, ठीक है, क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क ये आपका दे रहा है आपका, ठीक है, त्रिपुरा ही आ रहा बेटा, त्रिपुरा सही है। तो ये त्रिपुरा में ही स्थित है। तो देखना ज्यादा अच्छा है कि आप गलत ना करें, तो त्रिपुरा में सही है। अगला क्वेश्चन देखें, गिर परियोजना। तो गिर परियोजना तो आप जानते हैं कि गुजरात से चलाई गई थी। गिर परियोजना जो है ये कहां पर शुरू की गई थी, जहां पर एशियाई शेरों को सबसे पहले प्रोटेक्शन हमें मिलता है वो गुजरात के अंदर मिलता है। तो गिर परियोजना का शुभारंभ गुजरात में, यहाँ पर एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। जंगली गधों के लिए जो है वो कच्छ का क्षेत्र स्थित है, और ये 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से पारित हुआ था। यहाँ पर अगस्त्यमलाई, डिब्रू सखोवा, डिहोंग डिवांग और दिहांग होगा, ये दिहांग कर लेना, दिहांग। और नौक्रेक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था
कि नौक्रेक कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। और मेघालय में जो गारो है, गारो जो पहाड़ी आपको मेघालय में मिलती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नौक्रेक है। तो इसका मतलब ये तो आंसर आ जाएगा आपका मेघालय, यानी कि डी का 2 आएगा। तो डी का 2 यहां दिया, यहां दिया, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और डी का 2 अगर यहां पर आ रहा है तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका, और देख ले, अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई के बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि कार्डमम की जो पहाड़ियां दक्षिण भारत में सबसे दक्षिणी पहाड़ियां मानी जाती हैं, कार्डमम की पहाड़ियां। तो जो कार्डमम की पहाड़ियां दक्षिण में स्थित है, वो उन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है आपकी अगस्त्य मलाई। तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, तो केरल ऑप्शन में दिया है तो केरल लगा सकते हैं, यानी कि ए का आंसर होगा 3। तो यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 नहीं दिया हुआ, तो ये भी बच जाएगा। तो बचेगा आपका कौन सा, डी आंसर। और डिब्रूगढ़ के बारे में आप वैसे ही जानते हैं कि ये असम में स्थित है, तो बी का 4 भी हमारा मैच कर रहा है। और दिहांग जो है, ये दिहांग आपका अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही दिहांग है। तो बेटा सही आंसर क्या निकल कर आएगा, डी दिल्ली आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बता दिया गया सारा कुछ। कौन सा जैव विविधता की प्रमुख जगह नहीं है, पश्चिमी हिमालय, म्यांमार या पश्चिमी घाट। तो कहां पर जो है, जो बायोडायवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, तो पूर्वी हिमालय में या पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में तो मिलेगी। इंडो म्यांमार भी आपका एक हॉटस्पॉट है, पूर्वी घाट मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, तो आप इसका बी आंसर लगा सकते हैं। तो पूर्वी घाट इसका सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या लगा सकते हैं, पूर्वी घाट, क्योंकि भारत का जो 4 हॉटस्पॉट है उसमें पश्चिमी घाट, इंडो ब्रह्म और ईस्टर्न हिमालय, ये तीनों क्षेत्र आते हैं, लेकिन आपका पूर्वी घाट नहीं आता है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का, तो केरल में स्थित है। पहली चीज तो ये साइलेंट वैली बेटा कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। जनसंख्या विस्फोट के कारण, परमाणु के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अधिक जल संचयन के कारण ऐसा कुछ नहीं है। तो सही आंसर आएगा सी, जैव विविधता एवं सदाबहार वनों का यहाँ पर। तो साइलेंट वैली के अंदर ही यहाँ पर एक मूवमेंट चलाया गया था, यहाँ पर सदाबहार वनों का प्रोटेक्शन किया गया था। तो साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण जैव विविधता एवं सदाबहार वनों का संरक्षण है। साइलेंट वैली एक आंदोलन था, ये क्या एक मूवमेंट है। 1973 में पन बिजली परियोजना द्वारा बाढ़ से बचने हेतु शुरू किया गया। तत्पश्चात 1985 में घाटी को साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में जाने लगा। तो जो साइलेंट वैली एक मूवमेंट है जो 1973 में शुरू किया गया था, और बाद में जाकर इसको 1985 में एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार बहुत ही सघन श्रेणी में किसका विस्तार आता है। तो जब हम पेड़ों को डिवाइड करते हैं तो वहां पर हम डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, अति सघन वन। तो अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट की डेंसिटी डिपेंड करती है वहां पर फॉरेस्ट की कैनोपी से, यानी कि फॉरेस्ट का ऊपर का जो छत्रक है उससे डेंसिटी डिपेंड करती है। तो अगर डेंसिटी आपकी 70% या उससे ज्यादा है तो वो आपके अति सघन वन में आते हैं, और अगर 70 से कम है यानी कि 40 तक है तो वो सामान्य वन में आते हैं, और उससे कम आते हैं तो वो खुले वन। तो यहां पर आपका जो 70% से अधिक सघनता वाली जमीन, तो यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट डेंसिटी, जो कैनोपी डेंसिटी है, जो कैनोपी डेंसिटी है वो 70% से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ है। तो पहला जो कैटेगरी आती है वो अति सघन वन की आती है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर है। अति सघन, अति सघन में फॉरेस्ट कैनोपी 70% से ज्यादा होनी चाहिए। फिर आपके दूसरे आते हैं वो सामान्य सघन वन में आते हैं। तो सामान्य सघन वन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कैनोपी आपकी 40 से 70% होनी चाहिए। और फिर आपके खुले वन आते हैं तीसरे नंबर पर। तो खुले वनों में कैनोपी 40 से 10%, और अगर 10% से भी कम है तो वो आपकी झाड़ियों में काउंट होते हैं। तो यहां तक तो इससे इधर तो हम फॉरेस्ट कह सकते हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट की 3 कैटेगरी होती है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। और झाड़ियों को तो अगर किसी का भी एरिया 10% से कम फॉरेस्ट कैनोपी है तो उसको हम झाड़ियां बोलेंगे, और उससे ज्यादा है तो हम उसको फॉरेस्ट बोलेंगे। और उसमें भी ओपन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड मॉडर्न फॉरेस्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? तो अभी हम पढ़ चुके थे। तो 1968 के बाद 1972 में क्या किया गया था, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर निकल कर आएगा आपका बी, बॉम्बे। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन सा, मुंबई, नई दिल्ली या बेंगलोर?
तो राष्ट्रीय जो बायोडाइवर्सिटी जो आपका पूरा पूरा बायोस्फीयर बनाया गया तो वो आपका नई दिल्ली में बनाया गया है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका बी बॉम्बे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भारत सरकार द्वारा 1980 में पारित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 72 के बाद जो 1980 का वन्य जीव संरक्षण आया है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य एक ही होता है, कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है किसी भी वन का? तो निवर्णीकरण पर नियंत्रण, यानी कि वन कटाव पर क्या किया जाए, तो जो वन कटाव है उसके ऊपर क्या है पूरी तरीके से नियंत्रण लगाया जाए। ठीक है। तो 25 अक्टूबर 1980 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य वनों के कटाव पर रोकना है। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय ये पूरे भारत में लागू होता है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम जानते हैं कि ये हर 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को आता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। तो ये 3 स्टेटमेंट तो सही है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? बी बॉम्बे। तो पर्यावास जो दिवस है शायद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? हैबिटेट डे है जो वो हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, सही आ रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये 5 अक्टूबर, ये 22 अप्रैल और ये 11। कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? यहाँ इसको जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये उसका डेटा लिखा हुआ पढ़ लेना। नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसका पहला राष्ट्रीय पार्क है जो 1936 में स्थापित हुआ था। और इससे पहले इसका नाम क्या था? ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो पहले इसको 1936 में स्थापित, ये पहला नेशनल पार्क है, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये डाटा करने की जरूरत नहीं है। और ये गढ़वाल और नैनीताल जिलों में अवस्थित है, यानी कि उत्तराखंड के गढ़वाल और नैनी जिलों में अवस्थित है। इसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट कहा जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपका नंदन कानन पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन असम में, कंजी राजा या भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो किसे आपको, तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, यानी कि ये सभी हेरिटेज में शामिल है। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को। तो कांजीरंगा, मानस, सुंदरबन, केवला, नंदा देवी, ये सब क्या है आपके वर्ल्ड हेरिटेज के पार्ट है। लेकिन पश्चिम बंगाल को वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कांगेर घाटी, इंद्रावती, औरंग और नामदफा कौन एक सम्मिलित है? तो एक सम्मिलित है, इसका मतलब बाकी के क्या है? गलत है। इंद्रावती का जो संबंध है ये या तो उड़ीसा राज्य आ सकता है या फिर छत्तीसगढ़, क्योंकि इंद्रावती नदी है जो उड़ीसा राज्य से निकलती है और छत्तीसगढ़ से होते हुए गोदावरी में जाकर मिल जाती है। तो ये झारखंड में तो नहीं होगा, ये गलत है। औरंग जो है ये असम में स्थित है। औरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? और असम में स्थित है, जो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कांगेर घाटी, तो कांगेर घाटी नामदफा का क्लियर नहीं हो रहा है। तो ए और डी में से कोई आंसर हो सकता है। तो हम इसको अभी कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं, नामदफा असम में है, इसका अभी क्लियर नहीं है। ठीक है ना, देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा है। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, कांगेर घाटी सही है। तो सही आ रहा था, तो कांगेर घाटी आपकी छत्तीसगढ़ में, ये सही है। नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहां पर है? असम में ना स्थित होकर ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो कई बार माइनर सी दिक्कत आती है। वैसे अगर आप कांगेर घाटी, मुझे याद था हम छत्तीसगढ़ लगा सकते थे डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। क्लियर? ऐसा नहीं कि मुझे पता है कांगेर लगा दिया तो कांगेर फटाफट आंसर लगा दो। बाकी के क्वेश्चन तो हम इस तरीके से क्वेश्चन लगाने होते हैं हमें, कि हम बिल्कुल जैसे मैं एक स्टूडेंट की तरह कोशिश करता हूं कि एक स्टूडेंट क्वेश्चन को कैसे हैंडल करता है, उसी तरीके से आपको समझ में आएगा। केवल ये नहीं कि मुझे यहाँ पर अगर मुझे आंसर देने होते तो वैसे मैं हाईलाइट करके आपको दे दूंगा तो आपके सामने आंसर आएंगे, और आंसर तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी द ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट ऑफ द गंगा प्लेन शुड बी। तो लगभग 25% एरिया गंगा प्लेन के अंतर्गत आना चाहिए भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। तो डी आंसर इसका सही आएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है।
तो 25% क्षेत्र क्या होना चाहिए गंगा क्षेत्र के अंतर्गत, और पूरे भारत का 33% क्षेत्र क्या होना चाहिए, वनाच्छादित होना चाहिए। भारत निम्नलिखित राज्यों में उनके मैंग्रोव आवरण का अवरोही क्रम, पहले हमने एक क्वेश्चन किया था वो असेंडिंग ऑर्डर का किया था, अब ये डिसेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े की ओर, स्मॉल टू हाई की ओर जा रहा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो पश्चिम बंगाल में मिलता है, तो पहला आंसर हमारा पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होगा, यानी कि 4 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपका 4 दिया हुआ, तो यानी कि ये आंसर नहीं आएंगे। तो पश्चिम बंगाल के बाद जो दूसरा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा हमें गुजरात राज्य के अंदर मिलता है। तो 2 ढूंढ लो कहां पर दिया है, तो इसके बाद ये 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अब उड़ीसा दिया हुआ है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर है, उड़ीसा को आप लास्ट में रख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें यह भी पता है कि आंध्र प्रदेश हमारा तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपको फॉरेस्ट मिलता है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको वेस्ट बंगाल में, दूसरे नंबर पर गुजरात आएगा, और अगर हम अंडमान को ऐड करेंगे तो ये तीसरे नंबर पर यूटी के अकॉर्डिंग, और यूटी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट भी होगा, और स्टेट क्रम में आपका तीसरा नंबर आएगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो गुजरात के बाद जो तीसरा नंबर जो मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा गुजरात के बाद किसका, आंध्र प्रदेश का, ये दिया हुआ। तो ये तीसरा नंबर आपको 8% मिल रहा है आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश के बाद 8% से कम अगर मिलेगा तो वो 6% आपको चौथा नंबर महाराष्ट्र का, और 5वां नंबर आपको उड़ीसा का मिलेगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से ये पूरा चार्ट मैंने बना के दिखा दिया आपको, आप देख लेना। सुंदरवन किस प्रकार के वन है, तो सुंदरवन अभी पढ़ चुके हैं कि ये एक प्रकार के क्या है, ज्वारी वन है, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट, कोई भी ऑप्शन आता है तो आप इसमें आंसर लगा सकते हैं। अल्फा अल्फा क्या है, तो अल्फा अल्फा क्या होता है, ये एक प्रकार की घास होती है जो नॉर्थ अमेरिका में खासतौर पर यूएसए में आपको जो प्रेरीज जो घास मैदान मिलते हैं, तो उसी प्रेरीज घास के मैदानों के अंदर आपको अल्फा अल्फा नाम की घास मिलती है। तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है जो प्रेरीज, पंपास वगैरह या वेल्ड वगैरह, जो डाउन्स वगैरह जो घास के मैदान है उनमें पाई जाती है। तो ये केवल इतना ही याद रख लेना। हिमालय के शंकुवन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ये आपका जो शंकुवन का आंसर आएगा, इसका थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्लियर क्या हो सकता है इसका आंसर, तो ये आपका 500 से 1500, 1000 से 200, सी कर लेना, सी लगभग आसपास का आंसर मिल जाएगा। तो 1500 से 3500 में आपको क्या है, ये वन देखने को मिल जाते हैं। किस प्रकार के वनों के पत्ते वाष्पोत्सर्जन के लिए अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन से पेड़ हैं जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो कोई भी जब कोई प्लांट होता है तो उस प्लांट के अंदर जो लीव आती हैं, जो पत्ते आते हैं, तो ये पत्ते भी याद रखना, ये पत्ते क्या होते हैं, और कुछ आपको देखा होगा कांटे मिलते हैं, तो ये जो कांटे होते हैं याद रखना, ये कांटे भी आपके पत्ते की कैटेगरी में आते हैं। तो जब पेड़ को अपना वाष्पोत्सर्जन रोकना है तो ये पेड़ अपने वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए क्या करता है, अपने पत्तों को, अपनी लीव्स को गिरा देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। और गर्मी, और याद देखा होगा कि गर्मी के बाद जब पतझड़ का सीजन हम पढ़ते हैं तो पतझड़ के अंदर ये स्थिति हमें देखने को मिलती है कि पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं। और कई बार बहुत ही शुष्क क्षेत्र होता है तो वहां पर पेड़ अपने पत्तों को कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे नागफनी आपने देखा होगा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो कांटेदार वनस्पतियों में यह स्थिति हमें देखने को मिल जाती है, जहां पर पेड़ अपने पत्तों को और अपने पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से वन कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के संदर्भ में क्रम क्या है, तो यहां पर देखेंगे को सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको कहां मिलता है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका ऑप्शन दिया हुआ, तो ये आप ए से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पर ही दिया, यहां पर ही, तो ये 2 आंसर नहीं आएंगे। अब इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात का नंबर आता है, यहां पर फॉरेस्ट पूछा जा रहा है, याद रखना। तो इसके बाद जो महाराष्ट्र गुजरात की बात करेंगे तो उसमें उड़ीसा का नंबर आ सकता है पहले, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात। तो आप सी आंसर कर लेना इसका, क्योंकि बहुत अंदर तक पूछ रही है स्टेट, तो इतनी स्टेट हमें याद नहीं हो पाती, तो आप इसका सी आंसर कर लेना, वो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें शुरू के 2-3 राज्य याद होते हैं, जैसे हमें मध्य प्रदेश याद हो जाएगा, आंध्र प्रदेश याद हो जाएगा और छत्तीसगढ़ याद हो जाएगा, तो 3-4 राज्य हम स्टार्टिंग के याद रख पाते हैं, लेकिन जुगाड़ से आंसर बन जाता है, लगभग आंसर चला जाता है। तो ये मैं अभी डिस्कस कर चुका था कि भारत में 156 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुई है,
और प्रतिशत सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में मिलता है और राज्यों में मिजोरम और अंडमान निकोबार में मिलता है। निम्नलिखित में लद्दाख में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो ये तो पाई नहीं जाएंगी, तो सदाबहार शंकुआकार जो कॉर्नी फॉरेस्ट है वो आपको लद्दाख में मिल जाएंगे। यहां पर फिर से कुछ नेशनल पार्क दिए हुए हैं बेटा, उनको मैच करना है, हमें बहुत अच्छे से मैच करना है इनको ध्यान से। तो पहला दिया हुआ है केवला देव नेशनल पार्क, सुल्तानपुर, नंदा देवी। सबसे अच्छा अगर हम किसी के बारे में जानते हैं तो नंदा देवी, क्योंकि उत्तराखंड में जो कुमायूं हिमालय है, तो जो कुमायूं हिमालय आपको उत्तराखंड में मिलता है, तो इस कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? नंदा देवी। जो कहां पर स्थित होगी? उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में स्थित होगी। तो सी का 4 आना चाहिए। तो आप यहां पर चले जाओ सी की कैटेगरी में, तो ये आप ढूंढ लो सी का 4 कहां दिया हुआ है। तो इन दोनों ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये दोनों ऑप्शन हम पहले यहां से रिमूव कर देते हैं। तो अब आपके पास बचा हुआ है ए और बी और सी ऑप्शन। तो अब केवला देव सुल्तानपुर की बात कर लें, या बांदीपुर भी हमने पहले पढ़ा था, तो बांदीपुर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो एक हमें और जान पहचान का मिल जाता है, तो ये कर्नाटक आ गया। तो यानी कि डी का 2 आंसर होगा। तो यहाँ D2 ढूंढ लो कहां पर दिया हुआ है। तो डी का 2 इसमें दिया, ये तो पहले से हटा चुके हैं, ये हमारा पहले से हट चुका है। अब ये 2 आए, तो इन दोनों में क्या होगा? 2 आएगा, तो ये नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी बॉम्बे। तो इसका मतलब है कि जो केवला देव है, तो केवला देव कहां पर है? राजस्थान में स्थित है, और बांदीपुर कर्नाटक में, और जो सुल्तानपुर है ये आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो केवला देव घाना पक्षी विद्यार जो अभ्यारण्य है, जो राजस्थान में, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में, नंदा देवी उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल में, और बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में। अगर आपको 5-10 भी याद है ना, तो आपके ऑप्शंस बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? प्रेरी, सेल्वा, सुंदरवन, पंपास। तो सुंदरवन जानते हैं कि ये एक ज्वारीय वन का पार्ट है, ये ज्वारीय वन है एक तरीके से। और ये सब देखेंगे तो ये आपकी क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरीज जो घास के मैदान है, सेल्वा, पंपास, ये सब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले क्या? शीतोष्ण घास के मैदान है। और सुंदरवन क्या है? एक आपका मैंग्रोव, यानी कि ये कह सकते हैं कि ज्वारी वन का क्षेत्र है। तो ये फॉरेस्ट है, बाकी के घास है। चंदन सामान्यतः कहां पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो किनमें चंदन पाया जाएगा? तो याद रखना कि चंदन पहली चीज तो आपको उष्ण कटिबंध के अंदर ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये आंसर तो हटा देंगे। अब कांटेदार वनस्पतियों में नहीं मिल सकता चंदन, तो चंदन कांटेदार वनस्पति है ही नहीं, तो ये भी हट गया। अब आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या आर्द्र पर्णपाती वन, मोस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये साउथ में पाया जाता है। चंदन जो है ये आपको साउथ के राज्यों में मिल जाता है, साउथ में एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ही कम मिलते हैं, यानी कि तटीय क्षेत्रों में एवरग्रीन टाइप का मिल जाएगा। बाकी आंतरिक भाग में आपके डेसिड्यूस फॉरेस्ट यानी कि पर्णपाती वन ही मिलते हैं। और पर्णपाती में भी कौन से? मोस्ट यानी कि अर्ध जो एवरग्रीन टाइप के, इसको अर्ध सदाबहार वन भी कह सकते हैं। तो ये टाइप के क्या है? अर्ध सदाबहार की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एराविकुलम, बांदीपुर, हेमिस और सिरोनी। इसमें सबसे अच्छा अगर हम जानते हैं तो वो बांदीपुर के बारे में पता है। तो बांदीपुर हम जानते हैं कि ये कर्नाटक में स्थित है, यानी बी का आंसर 1 होगा। तो बी का 1 जाओगे ढूंढने, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में B1 आपको एक ही जगह पर मिलेगा। मैंने आंसर लगा दिया ए। तो पहले उस पर दिमाग लगाओ जो सबसे आसान हो सकता है, ये मत सोचो कि आपको क्या आता है। तो ए का 2 हो जाएगा, तो अब क्लियर हो गया कि एराविकुलम केरल में है, और हेमिस आपका सी का 4 आ जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर में है, और सिरोनी आपका मणिपुर में है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, तो एराविकुलम केरल में, बांदीपुर कर्नाटक में, हेमिस जम्मू कश्मीर में, और सिरोनी आपका मणिपुर में। यही हमने लगाया था। तो सिरोनी कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बस्तर प्रदेश में स्थित है? बस्तर यानी कि यहां पर तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बस्तर लिख दिया गया है, तो बस्तर आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है। छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा क्षेत्र है। तो डांडोली की अगर हम बात करेंगे, राजा जी उत्तराखंड में है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, ये आंसर नहीं आएगा। डांडोली का भी मुझे क्लियर नहीं है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो डी आंसर हम लगा सकते हैं। तो डांडोली को चेक कर लेते हैं। तो डांडोली आपका कर्नाटक में है, राजा जी उत्तराखंड में, ये मध्य प्रदेश में, और ये बस्तर जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य आंसर आ सकता है।
इबोनी और महोगनी वृक्ष पाए जाते हैं। तो इबोनी जो महोगनी जो वृक्ष हैं वो एक तरीके से क्या है, आपके सदाबहार वनों के पार्ट हैं। तो यहां पर सदाबहार दिया, किसी में नहीं दिया, तो ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित वनस्पति प्रजातियों में किस एक का वृद्धम क्षेत्रीय विस्तार है। तो कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है, साल, शीशम या सागौन या देवदार। तो कौन सी प्रजाति भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो साल प्रजाति जो है वो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश में साल और सागौन सबसे ज्यादा पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में विलो वृक्ष सूख रहे हैं। ये विलो वल है, वो वृक्ष होते हैं जिससे आपका क्रिकेट के जो बल्ले बनाए जाते हैं, जो क्रिकेट बल्ला होता है वो इसी विलो की लकड़ी से बनाया जाता है। तो विलो, ये पूछा जाता है कि क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनाया जाता है, तो वो विलो लकड़ी से बनाया जा रहा है। तो ये सूख रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इन वृक्षों की अधिक उम्र होने के कारण एफिड जो कीटों के प्रति इनकी प्रतिरोधक क्षमता घटती जा रही। जो महुआ टाइप की होती है ना, महू बोलते हैं जिसको, तो वो एफी कीट कहलाते हैं। छोटे छोटे कीट पतंगे जो होते हैं, तो उनके कारण इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, क्योंकि पेड़ काफी ज्यादा पुराने होते जा रहे हैं, पुराने होने के कारण इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस कारण, तो इसका मतलब है, तो ए कोटेशन भी सही और उसकी व्याख्या भी सही हो रही है। तो आंसर क्या लगा देंगे हम, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी वर्षा भारतीय उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त होती है। तो उष्णकटिबंधीय वनों के लिए कौन सा वर्षा क्षेत्र उपयुक्त होगा, तो ये आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा आपकी उपयुक्त होती है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन माने जाते हैं कौणधारी वन, कॉर्नी फॉरेस्ट। तो कॉर्नी फॉरेस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं, तो वहां से इनको काटना या उनका यूज करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। सदाबहार जो वन होते हैं, तो सदाबहार वन क्या होते हैं, इनकी लकड़ी काफी ज्यादा ठोस होती है, हार्ड होती है। तो ठोस होती है, हार्ड होती है, जिस कारण से इनका फर्नीचर वगैरह या डोमेस्टिक यूज में जो फर्नीचर में यूज करते हैं वो पॉसिबल नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। आर्द्र सदाबहार है, तो इससे अच्छा ये भी हम क्या लगाएं, तो पतझड़ वन। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो डेसीड्यूस का यूज किया जाता है, जिसमें साल, सागौन, शीशम, ठीक है, तेंदू, ये सब जो लकड़ियां आती है ये सबसे ज्यादा फर्नीचर में यूज होती हैं। तो सी आंसर वो है, सबसे ज्यादा आर्थिक महत्वपूर्ण होता है। विषुवतीय रेखी प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो विषुवत रेखी क्षेत्र है हमारी पृथ्वी पर 0 डिग्री, यहां पर जो वन है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वनों की पहचान क्या होती है कि ये वन क्या रहेंगे, ये काफी ऊंचे वन होते हैं। तो सदाबहार वनों की विशेषता क्या होती है, ये काफी ऊंचे वन होते हैं और इनकी जो कैनोपी होती है वो बहुत छोटी होती है। तो ये काफी ऊंचे रहेंगे और इनकी जो डेंसिटी है, जो इनका जो घनत्व होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इनका घनत्व ज्यादा होता है और इनमें जैव विविधता भी क्या है, सबसे ज्यादा होती है। जैव विविधता का मतलब है एक ही क्षेत्र के अंदर कई प्रजाति के वन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक ही एरिया में कई प्रकार की प्रजातियां जहां पर मिलती हैं, इसलिए इनमें जैव विविधता ज्यादा होती है। तो डेंसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि पानी ज्यादा बरसता है, वर्षा ज्यादा, गीला रहता है, नमी रहती है, तो इस कारण से यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा मिलती है। अब ये ऊंचे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पेड़, मान लो एक पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है और बगल में ये पेड़ एक और बना हुआ है, तो अगर यहाँ पर कोई पेड़ है, ये एक दिन भी अगर सो गया कि कल काम कर लेंगे, आपकी तरह अगर सो गया कि आज की क्लास छोड़ो हम तो कल कर लेंगे, और तब तक ये फॉरेस्ट क्या करेगा, अपनी कैनोपी को कवर कर लेगा और इसको सनलाइट नहीं मिल पाएगी और ये बेचारा यहीं पर सूख जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसलिए कंपटीशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और आप लोग जब तैयारी करते हैं तो कंपटीशन के हिसाब से नहीं करते। तो आपको देखना होगा, तो ये उनमें क्या होता है, अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त करने की क्या होती है, तो उनमें क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, किसके लिए, तो ये भी चाह रहा है कि मेरी कैनोपी ऊपर आ जाए तो मुझे भी सनलाइट मिल जाए। तो आपको भी इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा, जो आगे बढ़ चुके हैं उनसे भी आगे निकलना होगा, अपनी कैनोपी को बढ़ाओ। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा वनाच्छादित राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको कहां मिलते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर मिलते हैं। देवदार वृक्ष अधिक उगता है नागालैंड, पश्चिम। तो ये हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाला फॉरेस्ट है, एक तरीके का ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट होता है। तो ये हिमालय का जो फुटिल रीजन है, जो शिवालिक की तराई क्षेत्र है, वहां पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में
प्रधान वन उत्पाद है? तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात हो रही है तो तेंदू, रेजिन सब, लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट में यूज किया जाता है वो इमारती लकड़ी यानी कि टिम्बर। तो सबसे ज्यादा जो प्रधान फॉरेस्ट यूज किया जाता है वो आपका कौन सा यूज किया जाता है? टिम्बर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है पूरे भारतवर्ष में, सबसे बड़ा उत्पाद यही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक के अधिकतम वन पाए जाते हैं? तो टीक यानी कि सागौन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सागौन। तो सागौन सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो ये आप आंसर लगा सकते हैं मध्य प्रदेश। तो इसका सबसे ज्यादा जो मिलेगा क्षेत्रफल वो आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में साल वृक्ष का संकेंद्रण है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। तो साल, सागौन सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ही देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है, देखें जरा, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए। सेल्वा क्या है? ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ब्रॉड लीफ डेसिड्यूस फॉरेस्ट, कॉर्नीफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट या कॉर्नी फॉरेस्ट एवरग्रीन। तो पहले आपको यह देखना होगा कि जो सेल्वा है ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट या डेसिड्यूस है। तो ये आपके पर्णपाती वन है, मतलब यहां से कह सकते हैं ये पतझड़ वन है या सदाबहार है। तो पतझड़ की कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, तो ये आपके आएंगे किसमें? और कॉर्नी फॉरेस्ट भी नहीं होते, यहां से ये गलत हो जाएगा। तो एक ही बचेगा आपके ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? सेल्वा फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखें जरा, पहला लिखा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन वन, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड हायर रेनफॉल, ये भी स्टेटमेंट सही है। औसत वर्षा में मानसून पाए जाते हैं, ये भी सही है। जब 2 सही है तो स्वाभाविक है तीसरा भी सही करना पड़ेगा हमें, चाहे हो या नहीं हो। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन क्या, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? तो चंदन हम जानते हैं कि साउथ में पाया जाता है, तो साउथ में पाया जाएगा तो वो नीलगिरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा चंदन पाया जाएगा। पुष्पा देखा होगा, साउथ में बनी हुई पिक्चर है। तो चंदन क्षेत्र आपका सबसे साउथ में देखने को मिलता है। अगला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार असम में मिल जाएंगे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सभी जगह मिल जाएंगे। तो उपयुक्त सभी आंसर लगा लेना। 1600 मीटर और 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन की प्रमुख स्पीशीज क्या है? तो ये इसमें आपको पहला ही आंसर लगा लेना, क्योंकि सागौन तो आएगा नहीं और ये ओक भी नहीं, ये आ सकता है, लेकिन आप ये कर लेना, सीडर, पाइन, साइन और सिल्वर फर और स्प्रू कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, कांजीरंगा और कान्हा। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, कांजीरंगा असम में, कान्हा किसली। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जो एक टाइगर रिजर्व भी है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी और सबसे फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी है। तो बाकी का सही है। तो यहां पर कौन सम्मिलित नहीं है? तो कान्हा किसली यहां पर सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो यहां पर हमारा सही जो आंसर आ जाएगा वो कान्हा किसली आ जाएगा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश का 940 वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा टाइगर या सबसे फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश का है। लगभग 73-74 में टाइगर रिजर्व यहां पर लागू किया गया था। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट वाले जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है वहां पर स्थित है। तो इस तरीके से ये आज की क्लास के अंदर हमने फॉरेस्ट और उसमें कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट और कुछ हमने नेशनल पार्क, तो सारे टाइप के जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। तो अगली जो क्लास होगी वो भारत की मिट्टियों के ऊपर होगी, जिसमें हम भारत की मृदा का अध्ययन करेंगे। तो समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।